प्रभात के विषय में ही नहीं प्रभात के विषय पर कुछ नहीं बोलना। मैं बैठ जाऊँ? हाँ बिल्कुल आप बैठिए। आपका आदेश अब बैठने का है मेरा। हाँ बैठिए बैठिए। तो आप में कार्यक्रम मेरा चल रहा है, आप लोग हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आपकी आवाज़ मुझे सुनाने के लिए मैं कार्यक्रम में हूँ सर। नमस्ते प्रभात। तो हम कहाँ शुरू करते हैं? बस ठीक है, हम शुरू करते हैं। क्या चीज़? ये दोपहर लगा दो। अच्छा क्या करोगे बताओ? जैसे तो वैसे लगा दो। ये कोई लीक इसमें थोड़ा सा ऐसे लगा के ऐसे जैसे वैसे छोड़ दो। ये तो हम लगा के लगा के हाथ हो जाएगा। हाँ ये साबित करो शुरू कर रहे हैं। जब हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा। ब्लू लगा देंगे नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। अरे इसके साथ जबरदस्ती तो करनी नहीं है। नहीं जबरदस्ती कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा। ठीक है सपोर्ट हो जाएगा। नमस्कार। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय इंद्रेश कुमार जी एक रिकॉर्डिंग में है अभी स्टूडियो में, वहाँ से कुछ ही क्षण में वो यहाँ पहुँचेंगे। पर उन्होंने हमें कहा है कार्यक्रम प्रारंभ कर लें, इसलिए हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी मंच पर हैं। उनकी अध्यक्षता में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय अनिल राजभर जी, कर्तव्य ध्वनि से मैं आपसे आग्रह करता हूं कृपया उनका स्वागत करें। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद माननीय श्री प्रवीण निषाद जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह के केंद्र बिंदु पुस्तक के यशस्वी लेखक श्री अरविंद पांडे मंच पर हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आप सब सुधीजन, साहित्य धर्मी, समाज धर्मी, समाज के विभिन्न वर्गों में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिस विषय पर केंद्रित ये पुस्तक है उस वर्ग को, उस विषय को आप अपने कर्तृत्व से प्रतिध्वनित करते हैं। मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं। कोरोना के कारण
एक सीमित संख्या में कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, पर फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से बड़ी संख्या में दर्शक इससे जुड़े हैं। मैं उस आभासी माध्यम से जुड़े सब दर्शकों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभात प्रकाशन की एक परंपरा रही है कि वो ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं जो समाज का प्रबोधन कर सके, दिग्दर्शन कर सके, समाज में सकारात्मकता का भाव जागृत कर सके। आज प्रकाशित हुई पुस्तक जिसका यहाँ लोकार्पण होगा वो उसी परंपरा की एक कड़ी है। हम विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, तब तक मैं इस पुस्तक के कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे आपको मालूम पड़ेगा ये पुस्तक का महत्व क्या है। इस पुस्तक का शीर्षक है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। हम जिस विचारधारा से अनुप्राणित हैं वहाँ व्यक्ति का विशेष महत्व है। व्यक्ति का निर्माण होकर ठीक प्रकार से हो जाए तो वो ठीक व्यक्ति अपने परिवार को ठीक रखेगा, ठीक परिवार समाज को ठीक रखेगा और एक स्वस्थ समाज, एक समर्थ और सबल भारत का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए इस पुस्तक व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का बहुत महत्व है। इस पुस्तक में माननीय इंद्रेश जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। अपनी शुभ प्रशंसा में उन्होंने लिखा है, युवा पीढ़ी का वर्तमान में जागृत होना, प्रेरित होना और सही दिशा में ऊर्जावान होना बहुत आवश्यक है। खुशहाल व्यक्ति से ही खुशहाल समाज बनता है। स्वयं प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्नता दो, न कि स्वयं तनाव, हिंसा, शोषण में रहो और दूसरों को भी तनाव और हिंसा दो। ऐसे युवाओं से व्यक्तित्व बनता है जो समृद्ध, समर्थ एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाते हैं। कहते हैं कि अहमियत और हैसियत का शत्रु अहम है। आप अहम छोड़कर देखिए, हैसियत बनी रहेगी और अहमियत बढ़ती जाएगी। यह पुस्तक स्वयं के जीवन में घटित घटनाओं से प्राप्त सबक को कुशलता से प्रस्तुत करती है। हमारा सौभाग्य कि आज माननीय इंद्रेश जी का उद्बोधन, उनका आशीर्वचन, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और हम सब उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब ये पुस्तक यहाँ लोकार्पित होकर आपके समक्ष, आपके सामने पहुँचेगी और आपको इस पुस्तक की एक प्रति भी आज यहाँ प्राप्त होगी जो अपने साथ आप ले जाएंगे। और इसका अध्ययन करने से निश्चित रूप से जो हम एक समर्थ, सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं वो पथ प्रशस्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ ये पुस्तक व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का प्रकाशन हमने किया है। मित्रों, कहने को ये बहुत छोटी सी पुस्तक है, मात्र 168 पेज की है, परंतु इसके अंदर जो विषय लेखक ने उठाए हैं वो समाज को झकझोरने वाले हैं, उसका एक प्रबोधन करने वाले हैं। इसमें कुल 77 उन्होंने बिंदु लिए हैं और ये 77 बिंदु व्यक्ति के निर्माण को लेकर पूरा चिंतन करते हैं, विषय प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति निर्माण की कितनी बड़ी भूमिका है राष्ट्र निर्माण में। तो विस्तार से लेखक अपनी बात कहेंगे यहाँ पे, इसलिए मैं जैसे जीवन मूल्य की बात अगर मैं करता हूँ, इसमें एक अध्याय है जीवन मूल्य। जीवन मूल्यों का निर्धारण स्थायी होना चाहिए। अस्थायी मूल्य एवं सिद्धांत अहितकर होते हैं। यानी जीवन मूल्य जो हैं वो हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएं, तभी वो हमें कुछ स्थायित्व दे पाएंगे। नहीं तो कभी जीवन मूल्य आज हैं, कल नहीं हैं, परसों हैं, फिर नहीं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निरंतरता होनी चाहिए कि जीवन मूल्य यानी जो अभ्यास हमको पड़ जाएगा, जैसा वो अभ्यास जीवन पर्यंत चलता रहेगा। व्यक्ति के जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, उसका जीवन सदैव सुखमय रहे, इसकी तो कल्पना मात्र ही की जा सकती है। यदि यह संभव हो भी गया तो यह बहुत ही नीरस होगा, क्योंकि जीवन की रंगोली तो उसके उतार चढ़ाव से बनती है। उसके जीवन में स्थायी रहता है तो वह उसका आत्मानुशासन से नियंत्रित होने वाला उसका आदर्श और उससे निर्मित उसके जीवन का मूल्य, अर्थात जीवन मूल्य ही ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के जीवन में स्थायी रह सकते हैं। जीवन मूल्यों का निर्धारण करते समय व्यक्ति को अपनी गतिविधियां तय करना आवश्यक होता है, क्योंकि समसामयिक गतिविधि करने वाले लोग कभी सिद्धांतों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं। इस परिस्थिति में उनका व्यक्तित्व ही अस्थायी होता है। अस्थायी व्यक्तित्व कभी भी भाव की प्रधानता का बोध नहीं करा पाता। इसलिए हमको यह बारीक अंतर समझना पड़ेगा
कि समसामयिक होना और सिद्धांतों के अनुपालन से मूल्यों का निर्धारण करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। व्यक्ति को आदर्श सिद्धांत के मेल से जीवन मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में जब उसके सिद्धांतों को कसौटी पर कसा जाए तो वहाँ निश्चित ही जीवन मूल्य प्रदर्शित होने चाहिए। किसी भी समय हमारे मूल्यों में बदलाव नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें निर्धारण की अवस्था में ही अपनी क्षमता का सही आकलन करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित करने वाले सिद्धांतों एवं मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए, जो संपूर्ण जीवन काल में हमारा चिरस्थायी जीवन मूल्य हो। यानी जीवन मूल्यों की शाश्वतता और उसकी निरंतरता के बारे में कितना अधिक बल दिया है लेखक ने, ये इस छोटे से अध्याय से आपको मालूम पड़ता है। मैं चमत्कृत हूँ इस पुस्तक के इन्होंने जो इसके बिंदु बनाए हैं वो सब ऐसे हैं कि ये अगर जीवन में हमने आत्मसात कर लिए, भाव संवेदना, निरंतरता, परिश्रम, प्रतिभा, धैर्य, कसौटी, आत्मविश्वास, प्रेरणा, स्वास्थ्य, संभाव, नियम, निराशा, गलती, अनुभव, समर्पण, कृपा पात्रता, संबंध, उपलब्धि, पुनरुत्थान, सामाजिक व्यक्तित्व, आपका स्वयं का महत्व, समवैचारिक परिवार एवं नेतृत्व का आदर्श, अंतर्मन की संतुष्टि। कहने को ये बहुत छोटा छोटा बिंदु है। एक छोटा बिंदु है, मान लिया अभिमान। कहने को अभिमान बहुत छोटा बिंदु, परंतु अभिमान हमारे जीवन में अगर है तो फिर कुछ पतन के लिए हम कुछ चाहिए नहीं हमको। अगर व्यक्ति के अंदर अभिमान है, अहंकार है, रावण महाबली महाप्रतापी थे, परंतु उनका अहंकार उनको ले डूबा, सोने की लंका तहस नहस हो गई। तो इसलिए व्यक्ति को अहंकार, अभिमान, इसका परित्याग करना चाहिए। यानी ये सब जो बिंदु इस पुस्तक में लेखक ने प्रस्तुत किए हैं, वो अगर हम अपने जीवन में इनको इम्बाइब कर लें तो कोई कारण नहीं है कि हमको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। और हम अगर सफल होंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, ये भी सफल होगा, उसका भी उन्नति और प्रगति का पथ प्रशस्त होगा। एक अध्याय इसमें है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास शब्द ध्यान में आते ही हम सीधा अपने से संबंधित विषयों पर केंद्रित हो जाते हैं और इसका शब्दार्थ समझने की कोशिश करते हैं। किसी से पूछने पर भी हम निरंतरता महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास हमें किसी प्रशिक्षण से नहीं बल्कि प्रेरक व्यक्तित्व की उपस्थिति तथा स्वयं द्वारा स्थापित मानदंडों से ही मिलता है। आत्मविश्वास स्वयं से साक्षात्कार होता है। आप भी सकारात्मक विचारधारा से अपना साक्षात्कार कीजिए, इसका परिणाम आपको निश्चित आत्मविश्वास देगा। हम पारिवारिक रूप से एकल भी हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक संरचना का आधार ही सामूहिकता है। सामाजिक संरचना में हमें नित्य नए लोगों से मिलना जुलना एवं संवाद स्थापित करना पड़ता है। अब वहाँ यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि हम विश्वासपूर्ण आधार पर कैसी वार्ता करें, तो ऐसी स्थिति में हम विश्वास का आधार ही आत्मविश्वास को बनाते हैं। यह आत्मविश्वास हमको विश्वास की प्रथम सीढ़ी चढ़ने के बाद ही मिलता है। अतः हमें प्रथम दृष्टया बिना संदेह के विश्वास बनाए रखना चाहिए। आधुनिक समाज में आत्मविश्वास की घोर कमी हो गई है। अब व्यक्ति हार से डरने लगा है। वह हार चाहे युद्ध के मैदान की हो या अंतर्द्वंद उद्वेलन की हो, दोनों स्थिति में वह स्वयं को कमज़ोर समझने लगा है। यह यकायक नहीं हुआ, बल्कि इसका भी बाकायदा दैनिक जीवन में अभ्यास किया गया। हमने रस्सी से पत्थर काटने के हुनर को भुला दिया है। जब परीक्षा, प्यार और परेशानी से हार कर आत्महत्या की खबर मिलती है तो लगता है कि हमने आत्मविश्वास की हत्या कर दी है। हमें जीवन की अवस्थाओं को समझना होगा और इसके औचित्य को समझकर स्वयं को समझने योग्य बनाना होगा। यह समझने और समझाने की प्रक्रिया ही आत्मविश्वास है। अब देखिए, आत्मविश्वास एक छोटा सा अध्याय है, परंतु जीवन में इसका कितना बड़ा महत्व है, इसकी कितनी आवश्यकता है, यह हम सहज रूप से इसको हम अभी अनुभव कर पा रहे होंगे। क्योंकि आत्मविश्वास होगा तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और अगर आत्मविश्वास न हो तो हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी सफलता हम पाना चाहें, हम नहीं पा पाएंगे।
तो इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। एक और छोटा सा अध्याय है घबराहट। सामान्यतः हम लोग कभी किसी परिस्थिति में घबरा जाते हैं, अपना धैर्य छोड़ देते हैं। तो घबराहट के बारे में लेखक के विचार क्या हैं वो आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। उस कार्य के लिए बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए जो आपके हाथ में न हो। किसी भी दशा में हमारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना ही घबराहट पर विजय प्राप्त करने का एकल मार्ग है। मनुष्य का एक मूल स्वभाव है और वह उसी स्वभाव में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। हमें जीवन काल में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हमारे स्वभाव का आकलन इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक होता है। ऐसी ही एक परिस्थिति है घबराहट, जिसका जीवन में बहुतायत उदाहरण देखने को मिलता है। जीवन में घबराहट हमारे सकारात्मक प्रयासों को प्राप्त करने का साधन है। जब हम तय कार्य योजना पर काम करने में लापरवाही करते हैं तो यही घबराहट हमें हमारे लक्ष्य की प्रति उद्वेलित करती है। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि वे हर घटित घटना के संबंध में जानकारी रखना चाहते हैं और इसी चाहत के नाते घबराहट में रहना उनके स्वभाव में हो जाता है। घबराहट में वे भूल जाते हैं कि यदि स्थिर चित्त से उसी घटनाक्रम का अध्ययन करें तो आसानी से हम उसके समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ सदैव एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो विषय अपने हाथ में नहीं है या जिन घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमें उन पर घबराना नहीं चाहिए, अपितु उनके समाधान पर विचार करना चाहिए। निरंतर प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर हम प्रायः घबराने लगते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि हम बेवजह के प्रयासों की तरफ जाने लगते हैं। ऐसे समय में हम नवाचार करने की आवश्यकता होती है। कार्य योजना पर पुनः विचार करके उसमें परिवर्तन करना चाहिए अथवा कुछ समय शांत रहकर नए सिरे से वर्तमान परिदृश्य को समझकर आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। किसी भी दशा में हमारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना ही घबराहट पर विजय प्राप्त करने का एकल मार्ग है। तो यानी ये इस प्रकार से छोटे छोटे से दृष्टांत देकर लेखक ने बताया है कि इन गुणों को आत्मसात कर हम जीवन में कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे आज की एक और विशिष्ट अतिथि लोकसभा सांसद माननीय श्री सुब्रत पाठक जी भी मंच पर पधार गए। मैं करतल ध्वनि से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अब मैं आग्रह करता हूँ मंचस्थ सभागतों से कि विद्यादायिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ करें। तुम अभी अनिल राजभर जी को पुस्तकों के प्रति अभिरुचि जागृत हो और सत्साहित्य के प्रचार प्रसार के प्रति लोगों में सब चेतना जागृत हो। इसलिए प्रभात प्रकाशन स्वागत करने के लिए पुष्पगुच्छ की जगह पुस्तक संच से अपने माननीय अभ्यागतों का स्वागत करते हैं। आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल राजभर जी का स्वागत करेंगे प्रभात प्रकाशन की डॉक्टर पीयूष कुमार जी। पुस्तक संच और अंग वस्त्र देकर अनिल राजभर
आदरणीय श्री सुब्रत पाठक जी का स्वागत करेंगे श्री वैभव त्रिवेदी। प्रथम श्री वैभव त्रिवेदी जी, आप स्टैंडिंग काउंसिल हैं एनडीएमसी के। श्री सुब्रत पाठक जी का स्वागत करेंगे। अंगवस्त्र द्वारा भी प्रयाग उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री पंकज दुबे माननीय श्री प्रवीण निषाद जी का स्वागत करेंगे पुस्तक संच और अंगवस्त्र के द्वारा। और आज के उत्सव पुरुष श्री अरविंद पांडे जी का स्वागत करेंगे कन्नौज से श्री गोपाल यादव जी। गोपाल पांडे जी, आइए गोपाल जी। इसलिए दूसरा नाम चाहिए ही नहीं, एक ही नाम चाहिए बस। पहले का नाम बोलेगे तो काम चलेगा। अरविंद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामदयाल पाठक जी व श्री सतीश तिवारी जी प्रतिमा लेके आए हैं। वे मंचस्थ अभ्यागतों का प्रतिमा देकर स्वागत करेंगे। आइए रामदयाल जी और सतीश जी। कौन सी किसको देंगे? ट्रे में रखा हाँ, ऐसा बोलते हैं आप। ऐसा बोलते हैं साथ में। ये यादव की तरफ से भी आपको है। अरे वैसे रह गए ना। आओ, अरे आइए रामदयाल जी। प्रवीण जी वैसे रह गए। उपस्थित अभ्यागतों, प्रभात प्रकाशन का सदैव यह प्रयास रहता है कि वे भारत के गौरवशाली अतीत और स्वर्णिम भविष्य को रेखांकित करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करें। साहित्य को, समाज को दिशा देने वाली और सकारात्मकता जागृत करने वाली पुस्तकें समाज में प्रचलित हों, ऐसा प्रभात प्रकाशन का एक उद्देश्य रहा है हमेशा। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक उसी श्रृंखला की एक गौरवशाली कड़ी है। पुस्तक के युवा लेखक श्री अरविंद पांडे सामाजिक क्षेत्र में अभिरुचि लेने वाले विभूति हैं। युवावस्था से ही वे शिक्षक, शिक्षा और समाज विषयों पर उन्होंने अनेक क्षेत्रीय संगोष्ठियाँ की हैं। उन्होंने युवा प्रतिनिधियों को जोड़कर युवा संवाद के माध्यम से देश भर के युवाओं को जोड़ा और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से अपने अनुभवों को संकलित कर योग्य मार्गदर्शन, कुशल व्यक्ति निर्माण के साथ साथ स्वार्थ से निस्वार्थ यानी समाज व राष्ट्र की ओर बढ़ने का सक्षम प्रयत्न किया है। विशेष रूप से लेखक युवा पीढ़ी को वर्तमान में जागृत करने, प्रेरित करने और सही दिशा में ऊर्जावान बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यह पुस्तक विचार उत्पादन व कर्म करने की प्रेरणा देती है। मैं अरविंद जी से आग्रह करता हूँ वे आएँ, अपना लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करें। अरविंद।
करेड़ वीराम परिवादयन्तीम तथा जपन्तीम परेड मालाम मराल पृष्ठाम संसन्निविष्टाम सरस्वतीम ताम शीर्षा नमामि। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनके कर कमलों से लोकार्पण होना है, माननीय इंद्रेश कुमार जी, जिनका अभिमत हमारी पुस्तक को प्राप्त है, मैं चाहूँगा एक करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, जहाँ तक हो वहाँ सुनाई दे। मेरे खुद के व्यक्तित्व निर्माण में जिनका मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता है और जिनके दिशा निर्देश में हम काम करते हैं, ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे प्राण प्रिय बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी, हम सब जिनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान काम कर चुके हैं, आज भी जिनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है और जिनकी उपस्थिति मात्र प्रेरणा का स्रोत हो, ऐसे पूर्व उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महामंत्री और कन्नौज जैसी जटिल सीट पर कठिन परिस्थितियों में पत्थर से पानी निकालने जैसा काम करने वाले आदरणीय सांसद कन्नौज माननीय सुब्रत पाठक जी, हमको ये जो जिस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं, इसकी एक एक कड़ी और एक एक दिन सुबह और शाम दोनों पिछले 10 दिनों से लगातार खुद की स्वेच्छा से कैसे नौजवान आगे आए और एक लेखक के रूप में कार्य करें, साहित्यिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और तकनीकी विषयों के कुशल जानकार, अनुभवी और मेरे लिए कुशल मार्गदर्शक बड़े भाई पूर्व में सांसद गोरखपुर और वर्तमान में सांसद संत कबीर नगर माननीय प्रवीण निषाद जी। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं इस शब्द से एक कथन आगे अपने आप को जोड़ता हूं कि अवसर आविष्कार का जन्मदाता होता है। ऐसा मुझे अवसर देकर प्रभात पब्लिकेशन जैसे विश्व स्तरीय हिंदी साहित्य की उच्च संस्थान और भारत की सर्वोच्च हिंदी साहित्य प्रकाशन की संस्थान प्रभात प्रकाशन के माननीय प्रभात कुमार जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा प्राप्त अवसर के नाते आज हम सब एक दूसरे का अभिवादन कर पा रहे हैं, मान सम्मान कर पा रहे हैं। मैं आपको सम्मान दे पा रहा हूं, आप मुझे स्नेह दे पा रहे हैं। इसकी जो प्राथमिक इकाई है, उस इकाई के अध्यक्ष और उस संस्थान के हमारे अग्रज आदरणीय प्रभात कुमार जी का मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे अभ्यागत बैठे हुए इस पुस्तक को लेखकीय उद्बोधन है, प्रभात जी ने जो समय दिया है मैं उसमें ही खत्म कर लूंगा। ये पुस्तक और हमारे प्राणों के तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है जैसे शब्दों को चरितार्थ करने वाले मेरे बड़े भाई, मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक, पथ प्रदर्शक माननीय ब्रिजेश पांडे जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और दिन रात मेरे साथ चल के आदरणीय आशीष चौबे जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं नाम जानता हूं, आप सबको हमने आमंत्रित किया है और आप सबको मैं बारी बारी से कह सकता हूं, लेकिन मंच की मर्यादा के अंतर्गत मैं एक ही स्वर में आप सबके चरणों में अपना शीश झुका के प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व से नेतृत्व का निर्माण और नेतृत्व से राष्ट्र का निर्माण।
इस चरणबद्ध अभियान को पुस्तक के अंदर भाव, संवेदना, उपेक्षा, अपेक्षा, आत्मविश्वास, संतुष्टि, अंतर्मन की संतुष्टि, अविराम निश्चय, प्रयास, यह वो शब्द हैं जिनको आधुनिक युवा जब सर्च इंजन पे सर्च करता है तो उनकी परिभाषाएं एक लाइन, आधी लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन तक सीमित हो जाती हैं और इसके प्रति उद्बोधन और इसकी कार्यशालाएं लंबे समय तक हमको पढ़ने को मिलती हैं। ऐसे में हम किसी शब्द को जो सामान्य जीवन में हम जब जन्म लेते हैं और जन्म लेने से मृत्यु के बीच में जिन अवस्थाओं का सामना हमको करना पड़ता है, उन अवस्थाओं के विषय में सर्वप्रथम व्यक्ति जाने, उन अवस्थाओं को पहचाने और उन अवस्थाओं को समझ करके अपने जीवन में आत्मसात करे और सामने आने वाली मुश्किलों को चट्टान से इरादों के साथ कैसे हम दूर कर सके। इन सारी यानी हमारी जो भाव संज्ञा है, हमारा जो संबोधन है, यानी हम जो अर्थात हम जो शब्द दिए, जो टाइटल दिए, जो आपको मिलेगा अनुक्रमणिका में, उन शब्दों की परिभाषा, उन शब्दों के समानांतर समाज में आने वाली परेशानियां और उन परेशानियों को दूर करने के लिए उस समय हमारा क्या एक समतुल्य व्यवहार हो, ये आपको व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की पुस्तक में मिलेगा। मैं अपनी तरफ से आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार देखेंगे या पहली बार समझेंगे। अक्षर ब्रह्म की साधना से जब हम सुक्ति वाक्यों का निर्माण करते हैं तो वो सुक्ति वाक्य कोई वाक्य विशेष नहीं होते, वह वाक्य हमारे जीवन में आत्मसात करने की वह कड़ी है जिसके माध्यम से हम गणित की भाषा में समझें तो सूत्र समझ करके जीवन के अन्य सवालों को हल करते हैं। और वह सुक्ति वाक्य, वह अक्षर ब्रह्म की साधना आपको व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। इसका मैं अपनी तरफ से आपको पूरा भरोसा देता हूं, पूरा विश्वास देता हूं। अब हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे अभिभावक माननीय सुब्रत पाठक जी को अभी इसके बाद जाना है। आपने इस मुश्किल समय में से और अपने बहुमूल्य समय में से जो समय हमको दिया, मैं उसके लिए निश्चित रूप से आजीवन आपका ऋणी हूं और मैं अपने उद्बोधन को यहीं पे यह कह के समाप्त करता हूं कि आज जो युवा पीढ़ी है वह मीराबाई चानू उनके मेडल जीतने के बाद, घर आने के बाद जो उनके घर की भोजन करते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी, या अब उनके जीवन की अन्य तस्वीरें आपको मिल सकती हैं, तो ये सीमित संसाधनों में बड़े लक्ष्य को बनाना और लक्ष्य बनाते समय उसको स्वतंत्रता के साथ बनाना। कभी लक्ष्य बनाते समय संसाधनों का ध्यान अपने दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि लक्ष्य प्राथमिक इकाई है, कार्ययोजना प्राथमिक इकाई है, संसाधन उसका अंग मात्र है। इसलिए बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाना, बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाना और उसको प्राप्त करने के लिए खुद को कर्म की बलिवेदी पर न्यौछावर कर देने का साहस रखना, यह साहस आपको व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण पुस्तक पढ़ने के बाद मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद अरविंद जी, बड़े ओजस्विता के साथ आपने अपनी बात रखी। आप इसी प्रकार से अपने लेखन कर्म को करते रहें, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मध्य में श्री प्रवीण निषाद जी हैं। अच्छा, मुझे पता आजकल संसद सत्र चल रहा है और इसलिए आप सबकी बड़ी भारी व्यस्तता है, फिर भी आप समय निकाल के आए, हम आभारी हैं। जैसा बताया आपके परिचय में, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, आए हमें संबोधित करें। आइए सुब्रत पाठक।
आज श्री अरविंद जी के द्वारा यह जो पुस्तक का लोकार्पण जो समारोह है, इस समारोह के मुख्य अतिथि अध्यक्षता कर रहे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान अनिल राजभर जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संसद के हमारे साथी, हमारे प्रिय छोटे भाई प्रवीण निषाद जी, इस पुस्तक को जिन्होंने लिखा है ऐसे हमारे साथी श्री अरविंद पांडे जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई प्रभात कुमार जी, और इस लोकार्पण समारोह में आए हुए सभी सम्मानित बहनों भाइयों, सभी मीडिया के बंधुओं। एक अपने आप में ही ये पुस्तक का जो शीर्षक है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये अपने आप में ही पुस्तक की ग्रेविटी को जो है वो शुरू में ही बता देता है। और बात भी सही है कि एक राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र के लोगों से होता है। अब हमारे ही देश की यदि हम बात करें तो हम अपने देश को भारत माता बोलते हैं। तो भारत माता क्यों बोलते हैं? इसके पीछे क्या आशय है? इसके पीछे आशय यही है कि इस देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, हमें हमारी मातृभूमि से प्रेम है, और ये मातृभूमि को चूंकि हम अपनी माँ मानते हैं और इसलिए हम इसको भारत माता कहते हैं। कहीं किसी देश में, कहीं किसी दूसरे देशों में ये सुनने को नहीं आता है कि वो अपने देश को, कोई इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड को माँ नहीं बोलते होंगे, अमेरिका के लोग अमेरिका को माँ नहीं बोलते होंगे। कहीं किसी भी देश में मैं समझता हूं कि कोई भी अपने देश को माँ नहीं बोलता होगा, लेकिन हम अपने देश को माँ बोलते हैं। तो ये अपने आप में ही साबित करता है कि हमें हमारे इस माँ से, माने हमारे देश से कितना प्रेम है। और हम लोग तो जिस राजनीतिक दल से आते हैं, तो मैं तो सदैव इस बात को बोलता भी हूं। जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक में कहीं पर जाता हूं तो मैं सिर्फ एक बात को बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी मजहब विशेष की भी पार्टी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी यदि पार्टी है तो हमारे आपके जैसे असंख्य राष्ट्रभक्त लोगों की पार्टी है, जो भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक कर देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की पार्टी है। मैं माननीय इंद्रेश जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। लेकिन फिर भी हमारे देश का जो स्वर्णिम इतिहास है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन सही दिशा में आज़ादी के बाद जिन मूल्यों को लेकर देश को आज़ादी दिलाई गई थी, उन मूल्यों की सही स्थापना नहीं हो सकी। हम सब देखते हैं कि यदि हम दूसरे देशों को देखें, यदि चीन प्रगति कर गया है तो उसके पीछे कारण क्या है कि चीन के रहने वाले लोग चीनी हैं, अमेरिका के लोग अमेरिकन हैं, जापान के लोग जापानी हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, अभी हम अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं बोल पाते हैं। आज भी हमारे बीच में कहीं निकल के आ जाता है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये तेरी जाति, ये मेरी जाति, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जो अभी हम सही दिशा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन भी इस देश के लोग यह बात को तय कर लेंगे कि हमारी कोई जाति नहीं, हमारी जाति अगर कोई है तो वो सिर्फ एक जाति है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, उसी दिन हम सही दिशा को प्राप्त करेंगे। अब क्योंकि मुझे
एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें आप सबके बीच में नहीं करूंगा। वास्तव में बहुत अच्छा एक टॉपिक हमारे अरविंद भाई ने लिया है, और ये पुस्तक इन्होंने मुझे भी एक भेंट की है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में अधिक व्यस्तता के कारण से मैं उसको पढ़ नहीं सका। लेकिन मैं अरविंद जी आपकी पुस्तक को जरूर पढ़ूंगा और उसके विषय में भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुब्रत जी, आपकी उपस्थिति में ही लोकार्पण हम संपन्न करेंगे। उससे पहले मैं आग्रह करता हूं श्री ब्रिजेश पांडे जी से, वे भारत सेवा ट्रस्ट के सचिव हैं, वे आएँ और माननीय इंद्रेश जी का पुस्तक संच देकर स्वागत करें और अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद ब्रजेश जी। मित्रों, अब वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं माननीय इंद्रेश जी से आग्रह करता हूँ और मंचस्थ अभ्यागतों से कि अरविंद पांडे जी की पुस्तक व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। कहाँ पूछिए? हाँ सुब्रत जी, अब ऐसा आप निकल जाएं क्योंकि ये लेके साथ भिजवा दो। अच्छा, हम आपकी पुस्तक में बहुत पढ़ते हैं। आऊँगा वैसे किसी रात। माननीय प्रवीण निषाद जी संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद हैं। वे प्रखरता से सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों में नियमित सहभागिता करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं माननीय प्रवीण निषाद जी से वे आएँ, हमें संबोधित करें। माननीय प्रवीण निषाद जी, मैं चाहता हूं करतल ध्वनि से आप स्वागत करें एक बार प्रवीण जी का। धन्यवाद। आज इस पुस्तक लोकार्पण समारोह के शुभ अवसर पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम सबके अभिभावक, वरिष्ठ समाजसेवी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी हम सबके बीच में, हमारे बड़े भैया उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी, और अभी हम सबके बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में युवाओं की आन बान शान सांसद कन्नौज लोकसभा के हमारे साथी माननीय सुब्रत पाठक जी, और जिनके निमंत्रण पे हम सभी लोग आज प्रदेश और देश के कोने कोने से इस छत के नीचे इकट्ठा हुए।
ऐसे प्रिय भाई हमारे अरविंद पांडे जी और उनकी विचारधारा को प्रकाशित करने वाले प्रभात पब्लिकेशन से प्रभात कुमार जी, आप सभी का, समस्त मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से प्रणाम करते हुए, आप सभी सम्मानित साथियों का भी आशीर्वाद लेते हुए कि आज जो पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, ये जो इसका भाव है, इसके नाम से इसका भाव मिल जा रहा है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं, ये अपनी व्यक्तिगत जीवन में जो इनको, अपने जीवन में जो इनको ऊपर बाधाएं या जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जितने भी टॉपिक्स हैं इस पुस्तक में, उन सारी बिंदुओं को हम सभी के जीवन में आते होंगे, लेकिन हम उन बिंदुओं को स्किप कर जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन बिंदुओं का अर्थ क्या है, उस अर्थ को अरविंद पांडे जी ने इस पुस्तक में लिखा है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और निश्चित ही जो उन्होंने संकलन लिया वो हम सभी के जीवन में और आप सभी के जीवन को सफल बनाने के लिए, या जो हमारे ये जो युवा पीढ़ी है आज के समय में, हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य से आज की सर्वाधिक जो संख्या है युवाओं की, वो भटकाव की स्थिति में है। निश्चित ही इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन सारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, और जैसे ही उनको प्रेरणा मिलेगी, एक जागृति होगी, और निश्चित ही जागृति से इस राष्ट्र का निर्माण होगा। आज अरविंद पांडे जी ने समाज, राष्ट्र और विचारधारा को संकलित करने का काम किया। इसके लिए भी मैं पुनः हृदय की गहराइयों से इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज आप इनके पर्दे के आगे की स्टोरी आप आज से इनका दिखना शुरू होगा। पर्दे के पीछे इन्होंने कितना संघर्ष किया, ये खुद अरविंद पांडे जी बता सकते हैं। और जो आज आप सभी इस हाल में मैक्सिमम साथी हमारे युवा हैं, और आप सभी साथियों से मैं आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया आज के दिन में हमारे साथ, हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है। गूगल पे हम हर चीज़, हम डिपेंडेंट हो गए हैं गूगल पे। कुछ भी हमें जानकारी लेनी हो, मोबाइल निकालते हैं, टाइप करते हैं गूगल की जानकारी। लेकिन कभी कभी आप भटकाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं उस जानकारी, क्योंकि उस पर अल्प जानकारी होती है, बहुत ही सूक्ष्म जानकारी प्रदर्शित होती है। कभी कभी आप लोग उसे धोखा भी कर, कभी कभी मैप में आप लगा लीजिए रास्ता, और रास्ता आपको ऐसे घुमाएगा कि कभी आप लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे और पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो आज पुस्तक जो हम सबके बीच में से गायब हो चुकी है, एक तरीके से चलन में ही नहीं है। हम जब अपना हाई स्कूल इंटर करते थे तो कितने भी
कितना भी खराब विद्यार्थी हो, एक रफ कॉपी लपेट के जरूर चलता था, एक कलम उसके जेब में जरूर रहती थी। आप यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, ग्रेजुएशन के होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के होंगे, जब हम अपनी पढ़ाई करते थे तो कितना भी बैक बेंचर रहा हो, उसके हाथ में एक रोल किया हुआ रफ कॉपी या पीछे जेब में, लेकिन आज ये चलन से गायब हो गया। हमारे पास कोई किताब नहीं, पेन की भी ज़रूरत हम महसूस नहीं करते कि जिससे हम कुछ लिख सकें। तो आपसे आग्रह और निवेदन है कि आप सुबह या शाम एक पुस्तक का एक पन्ना जरूर पढ़ें। आज के दिन में हमारे घर पे खुद ही तकरीबन 6 से 7 हज़ार किताबें हैं और 1-1.5 पन्ने जरूर मैं पढ़ता हूँ, कोई भी पुस्तक मुझे प्राप्त होती है। तो पुस्तक को पढ़ने से वास्तविक जानकारी हमें प्राप्त होती है और उस वास्तविक जानकारी से हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है और हमारी सोच में परिवर्तन होता है और उससे हमें प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है और हम कम साधन संसाधन में जो हमने लक्ष्य साधा हुआ है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। एक बार पुनः मंचासीन अतिथियों को प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। जिस पीढ़ी को हम प्रेरित करने के लिए इस पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हैं, आप उसके पुरोधा हैं और आप अपनी जीवन से लोगों को प्रेरित करते हैं। आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री अनिल राजभर जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे छात्र संघ अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। माननीय अनिल राजभर। अरविंद जी के इस पुस्तक के लोकार्पण के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, जिसको पूरा देश और दुनिया सुनना चाहती है और जिनको देखना चाहती है, ऐसी शख्सियत का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। मैं परम श्रद्धेय इंद्रेश जी का इस अवसर पर आप सभी लोगों के तरफ से, अपने तरफ से भी, पूरे मंच के तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। प्रवीण जी को आप सब लोग सुन रहे थे। जमीन की लड़ाई लड़ने वाले और जब कभी भी मौका मिलता है तो गरीबों की आवाज को हमेशा बड़े जोर से बुलंद करने वाले, इनके पिताजी द्वारा दिया गया संस्कार है कि उस लड़ाई को आज बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। मैं अपने बहुत ही प्रिय मित्र, अपने दोस्त भाई प्रवीण जी का भी मैं स्वागत करता हूं। प्रभात जी का बहुत विशेष तौर पर, हमारे जितने मित्र यहाँ बैठे हैं, भाई बैठे हैं, हम सब लोग आपका स्वागत भी करते हैं, आपका आभारी भी हम लोग हैं कि आज निश्चित तौर पर ये जो अवसर हम लोगों को मिल रहा है, बिना संकोच के मैं कह सकता हूँ कि ये आपके द्वारा ही मिल रहा है, आपकी देन है। हम स्वागत करते हैं। इस अवसर पर हम लोगों के बीच में उपस्थित ब्रजेश पांडे जी, आदरणीय मनोज गुप्ता जी, आदरणीय सतीश जी, हमारे दूसरे ब्रजेश जी जो बहुत दूर से बहराइच की धरती से आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे आशीष जी जो मित्र हैं, भाई हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करते हैं, आपका भी यहाँ उपस्थित अपने सभी साथियों का, अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, आप सबका
इस शुभ अवसर के लिए आप सबको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और बाबा विश्वनाथ से, माँ सरस्वती से मैं कामना करता हूँ, वंदना करता हूँ कि इसी तरीके का आशीर्वाद अरविंद जी को आप हमेशा देते रहें, ताकि ऐसे अवसर हम लोगों के जीवन में बार बार आते रहें। परम श्रद्धेय इंद्रेश जी मंचासीन हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम सब लोगों के बारे में जानते हैं। प्रभात जी, हम लोगों का एक छोटा सा परिवार है जो काशी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हम सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह आपस में मिलजुल के काम करते हैं। एक दिन जब अरविंद जी ने चर्चा किया कि आपसे मिलने उनको दिल्ली जाना है, तो हमने कहा कि उद्देश्य क्या है। तब उन्होंने हमें बताया कि यह किताब मैं लिख रहा हूं, पुस्तक लिख रहा हूं और उसके प्रकाशन से संबंधित विषय पर हम प्रभात जी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप यकीन जानिए, मेरी आपसे ऐसे सीधे कभी मुलाकात नहीं हुई। हम लोगों के बड़े भाई हेमंत शर्मा जी की पुस्तक का लोकार्पण था, युद्ध में अयोध्या। उस अवसर पर मैंने आपको सुना था, आपको देखा भी था, आपकी बात भी, आपकी प्रशंसा भी जितने लोग वहां उपस्थित थे सब लोगों ने किया था। तो जब अरविंद जी ने यह चर्चा की थी कि आपसे मिलने जाना है दिल्ली, आप यकीन जाने हम उससे पहले नहीं समझते थे। और यह सबसे बड़ी बात है जो इस अवसर पर और आज के मौके की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि भारत का जब एक नौजवान और उस रास्ते पर आगे बढ़ता हो जो निश्चित तौर पर आज की युवा पीढ़ी के लिए कितना, आप समझ सकते हैं कैसा ये है रास्ता। आज की हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरीके से मोबाइल के इर्द गिर्द या टेलीविजन के इर्द गिर्द, किताब पुस्तक लिखना है। अगर इधर किसी नौजवान का ध्यान जा रहा है तो मैं समझता हूं कि यह प्रयास सिर्फ स्वागत योग्य नहीं है, बल्कि यह प्रयास पूजनीय लायक है। और अरविंद जी के प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। आज अचानक ये जो हमारा परिवार बैठा है, इस परिवार में कितनी बड़ी शख्सियत के साथ उनका उभार हुआ है। आज अचानक हम लोगों के बीच में ये इतने बड़े हो गए कि हम शब्दों में उसका आपके सामने उसको हम प्रस्तुत नहीं करते। बहुत बड़े हो गए, जिस बारे में हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, कभी हमने सोचा नहीं। और उस रास्ते पर चलकर और देश की राजधानी में इस तरह का हमारे परिवार के लिए अवसर उपलब्ध कराने की बात, मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं अरविंद जी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार पुनः बाबा विश्वनाथ से वंदना करता हूं कि ये ताकत आपकी बनी रहे। और आज का जो अवसर आपको मिला है, निश्चित तौर पर श्रद्धेय इंद्रेश जी की उपस्थिति, प्रभात भाई का समर्थन आपके मनोबल को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा रहा होगा, उसका एहसास मैं कर सकता हूं। और हम लोगों की बातें होती रहती हैं, आगे आप इसी तरीके से बढ़ते रहें। हम लोग यही चाहेंगे, जिस क्षेत्र के बारे में कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया, साथ रहना, उठना, बैठना, खाना, सोना, काम करना, सब कुछ साथ हम लोगों का रहता है। कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा भाई इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा मौका हम लोगों के लिए है। हम स्वागत करते हैं, हम बहुत शुभकामना देते हैं। और एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, प्रभात जी ने अपने संबोधन में कहा कि एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके, उस दिशा में हम प्रयास करते हैं और अवसर भी देते हैं। और इस पुस्तक की जो शीर्षक है, इसका जो उन्माद है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और सच्चाई के साथ अगर हम बात करें तो अब से पहले हमने सिर्फ देश को बनाने की बात सुनी, व्यक्ति कैसे बने, व्यक्ति का कैसे निर्माण हो, इस दिशा में हमने बहुत कम सुना है। अगर ये पुस्तक
देश के बुद्धिजीवियों का, देश की व्यवस्था का ध्यान अपने तरफ खींच सके कि हमें पहले व्यक्ति का निर्माण करना है। अगर व्यक्ति का निर्माण हो गया तो देश का निर्माण अपने आप हो जाएगा। जब व्यक्ति बन के बड़ा हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, उसका क्या कर्तव्य है, इसका बोध, इसका एहसास जब व्यक्ति के अंदर होगा तो अपने आप देश का निर्माण हो जाएगा, अपने आप देश बन जाएगा। इस तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपकी ये पुस्तक का जो शीर्षक है अपने आप में ही इतना ही ये सार्थक शीर्षक है कि अगर इस पर हम काम करें और विशेष तौर पर नौजवानों का आह्वान करें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। श्रद्धेय इंद्रेश जी हमेशा नौजवानों के मन में, उनके दिल को हमेशा उसके अंदर बैठने का काम करते हैं। आपने जगह बनाया है देश के नौजवानों के अंदर। पूरे देश को कैसे एकता के सूत्र में पिरोकर और राष्ट्र निर्माण में कैसे नौजवानों को खड़ा करना है, आपके संबोधनों में हम लोगों को एहसास होता रहा है। उसको हम लोगों ने बार बार उसको देखा और सुना भी है। आज आपका मार्गदर्शन मिलेगा। हम सब लोग उसके लिए, यहाँ आने के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए मैं अपने पूरे इस हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भाई हैं, हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका सानिध्य, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद जब हम लोग चाहते हैं तब हम लोगों को मिलता है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार फिर प्रभात जी का अपनी पूरी टीम के साथ मैं दिल से आभार प्रकट करते हुए और भाई अरविंद जी को पुनः ढेर सारी शुभकामना देते हुए, माँ भारती को याद करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब अनिल जी। अपनों के बीच में जब कोई प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है तो कितनी प्रसन्नता होती है, ये आपके इन विचारों से उद्घोषित हुआ। हम आभारी हैं आपके। एक प्रखर वक्ता और ओजस्वी संगठन के रूप में विख्यात माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। इंद्रेश जी ने इंजीनियरिंग स्नातक की उपाधि गोल्ड मेडल के साथ अर्जित की। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात आजन्म देश सेवा का व्रत लिया। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर की ज़मीन का आंदोलन हो, जम्मू कश्मीर में ग्राम समितियों का गठन हो, भारत जोड़ो अभियान हो, अंडमान की स्वराज यात्रा हो या तिब्बत मुक्ति आंदोलन, माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में अनेक कार्यक्रमों ने सहज ही विराट जन आंदोलन का रूप ले लिया। उनके असाधारण मार्गदर्शन और संयोजन ने राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत अनेक सामाजिक संगठनों को नवजीवन दिया है। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध संगठन हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, हिमालय परिवार और भारत तिब्बत सहयोग मंच। आप संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएँ, अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा संबोधन। मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, मैं नज़र घुमा रहा था कि बहन कहने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर दिख गई हैं कि उधर 4-6 बेटियां बहनें बैठी हैं। स्वतंत्र भारत में एक संत हुए, उनके आश्रम में एक कॉलेज के छात्रों का समूह पहुंचा। प्राय संत को आप सब जानते ही होंगे। तो उन्होंने युवकों के साथ जब वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने सामने उनके छोटे छोटे टुकड़े बिखेर दिए। उन्होंने कहा कि ये भारत का मानचित्र है, आप इसको जोड़ दीजिए। जब उन्होंने
जोड़ना प्रारंभ किया तो लैक ऑफ नॉलेज में और लैक ऑफ एक्सपीरियंस में एक संकट खड़ा हो गया। कौन सा प्रांत कहाँ पर है और कैसे है, ये ठीक जानकारी ना होने के कारण वो भारत को जोड़ने में संकट महसूस कर रहे थे। कोई आप जैसा बैठा होगा उस पर, उन्होंने कहा कि ये एक साइड है, दूसरी साइड क्या है। तो जब उन्होंने उन टुकड़ों को पलट कर देखा तो उसके ऊपर एक मानव की आकृति बनी थी और वो वैसे ही कटी हुई थी जैसे प्रांत कटे हुए थे। मानव की आकृति वो जानते थे क्योंकि स्वयं मानव थे, इसलिए सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पाँव कहाँ है, हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, पेट कहाँ है, टांगे कहाँ है, ये सब वो जोड़ते चले गए। जैसे ही पलटा तो एक भारत नजर आ गया। संत थे विनोबा भावे, सहज सरल से उन नौजवानों को उन्होंने इस घटना में से एक शिक्षा दे दी, आदमी जोड़ना और संभालना सीख लो, देश महान हो जाएगा। ऐसे ही जब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे थे, 1905 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत विभाजन का एक अध्यादेश लाया, बंग भंग, और बंगाल का टुकड़े कर दिए उन्होंने। परंतु उस समय में रहमुल्दीन था कि रामलाल था, मोहम्मद यूसुफ था कि मोहनलाल था, आयशा थी कि आशा थी। उन्होंने माना कि हमारा डीएनए एक है और इसलिए 6 साल इतना तूफानी आंदोलन चला, आधी दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत झुक गई और उसको बंग भंग वापस लेना पड़ा। यहाँ से एक कॉन्स्पिरेसी ने जन्म लिया भारत में, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर डीएनए को डेवलप करना शुरू किया। परिणाम निकला कि 36 साल बाद चले आज़ादी लेने के लिए थे, विभाजन करवा के घर आ गए। पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान बना, 3 करोड़ लोग उजड़े थे, 12 लाख से अधिक हत्याएं हुई थी। 1972 के लगभग पूजा स्थल टूटे थे। 6 लाख बहू बेटियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर खाया, छुरे घोंपे और कुओं में छलांग लगाई। लाखों का धर्मांतरण भी हुआ। इतनी भयानक नफरत की नींव पर से पाकिस्तान बना और भारत के विभाजन की, आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी की यात्रा शुरू हुई। नींव नफरत पर थी। 1971 में उसी विश्वयुद्ध ने पाकिस्तान तोड़ दिया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया, पश्चिमी शब्द हट गया, पाकिस्तान रह गया। और आज वही पाकिस्तान सिंधी, पख्तून और बलूच पर जुल्म कर रहा है। इस 74 साल में 2 लाख से अधिक लोगों का कत्ल कर चुका है। 1 करोड़ 40 लाख जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, अन्य कुछ प्रांतों से उठकर मुसलमान पाकिस्तान बनाने के लिए गए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान से नफरत धारण कर ली थी। हुब्बल वतनी को तलाक दे दिया था, वतन की मोहब्बत, हिफाजत और कुर्बानी से दूरी कर ली थी। पाकिस्तान ने तो आज तक उनको भी नागरिकता नहीं थी। दोस्तों,
आपकी ज़िंदगी में वो दिन आएगा जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं रहेगा। वो टूट बिखर कर 2, 4, 5 हिस्सों में, देशों में बदल जाएगा। आपकी ईमानदारी से इच्छा है या नहीं है? जिनकी है तो जरा हाथ ऊपर खड़ा कर दीजिए। भारत माता की। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वही करेगा ये। परंतु आप शुभ कामना भी नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा। पाप कमाना नहीं चाहिए। ये इतिहास दोहराता है अपने आप को। अब आप उससे पहले जाइए। जब भारत का एक युवा सन्यासी जन्मा तो बिल्ला कहते थे, स्कूल में भर्ती हुआ तो नरेंद्र था, जब कॉलेज की पढ़ाई करके सन्यास बना तो विजेंद्रानंद थे, थोड़ा और लंबा नाम था। जब विदेश यात्रा पर गए तो विवेकानंद हो गए। जब वो अपने अंतिम वर्ष में थे आयु के, मालूम नहीं था वो अंतिम वर्ष है, हो गया। ही लिव्ड ओनली फॉर 39.5 years, 39.5 साल जिए। तो उनको बड़ी संख्या में युवक मिलने आए। तो उन्होंने कहा हम बहुपंथीय हैं, मल्टी रिलीजन है, हम बहु कास्ट हैं, अनेक जातियों उपजातियों वाला है, बहु मल्टी लिंग्विस्टिक हैं, अनेक बोलियां भाषाएं हैं। 22 भाषाएं तो भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त कर ली है, जिन नोट पर लिखी आती है, और बोलियां तो 6000 से अधिक है। हमारे मौसम भी बहुत अधिक है, ड्रेस कोड भी बहुत है। तो इतनी विभिन्नताओं में हम अपनी आज़ादी को लेंगे कैसे और भारत को महान कैसे बनाएंगे? इट इज ए क्वेश्चन बाय द यूथ। तो स्वामी जी ने बड़े हंसते हुए एक उत्तर दिया था, हे मेरे भारत के वासियों, आपकी जातियां हैं, उपजातियां हैं, पंथ हैं, धर्म हैं, मत हैं, फिरके हैं, मजहब हैं, भाषा बोलियां हैं, ड्रेस कोड है, मौसम है, ये जितनी भिन्नताएं हैं, इनको किसी एक अलमीरा में, आले में, पुराने मकानों में वो बने होते थे आले, तो उसमें इकट्ठा करके रख दो। और उसके बाद इन सब के आगे जिसमें ये सब समाई हुई हैं, उस भूखंड का नाम है भारत माता। तो उस भारत माता में इन सबको बिठा दो। अपनी जाति का, अपने मजहब का, अपनी भाषा का, अपनी भूगोल का, अपनी परंपराओं के देवता को भारत माता का हिस्सा कर दो। और एक ही देवी और एक ही देवता, एक ही जाति, एक ही मजहब, एक ही भाषा बोली, एक ही परंपरा, एक ही खान पान, एक ही ड्रेस कोड। ये हो जाए, आर्यव्रत से हम आर्य हैं, भारतवर्ष से हम भारतीय हैं, हिंदुस्तान से हम हिंदुस्तानी हैं, हिंद से हम हिंदू हैं, इंडिया से हम इंडियन हैं। ये कोई भी पूजा पद्धति वाचक शब्द नहीं है, ये राष्ट्रवाचक है। इसलिए किसी ने कहा हम सब भारतीय हैं, किसी ने कहा हम सब हिंदू हैं, किसी ने कहा हम सब हिंदुस्तानी हैं। जिसको जो शब्द पसंद आए झगड़ा मत करो। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा, सब खेल के खिलाड़ी की भावना से पढ़ो, खेलो, करो, कमाओ और बांटो, तो दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकती।
तो इसलिए समय समय पर जागरण होता है, होना भी चाहिए। ये पुस्तक व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इसी कथा का विस्तार है। यह उसको आगे बढ़ाता है। मुझे कुछ शब्द लिखने थे, इसलिए किताब मुझे पहले मिल गई थी, उलट पलट कर मैंने देख ली थी। अनुभव कितना है, तप कितना है और नकल कितनी है। और उसके बाद मुझे लगा कि अनुभव और तप ज़्यादा है, नकल बड़ी कम है, तो मैंने इसका फॉरवर्ड लिख दिया। तब मैंने इसका फॉरवर्ड छोटे से में लिख दिया था। आज लोकार्पण के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक बात ध्यान में रखो, व्यक्ति गुलाम हो जाए तो देश कभी गुलाम नहीं होता, देश गुलाम हो जाए तो व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं रहता है। उसकी बहू बेटी की इज्जत भी लुटती है, उसके ऊपर भी अत्याचार और जुल्म होते हैं। इसलिए दुनिया ने कहा है व्यक्तियों को लेकर राष्ट्र बनता है, परंतु अगर राष्ट्र गुलाम हो जाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण अपने आप हो जाता है। हम सब 47 से पहले व्यक्तिगत रूप में आज़ाद थे, पर देश गुलाम था, इसलिए हम सब गुलाम माने जाते थे। जब देश गुलाम था तो हमारा सम्मान भी नहीं था दुनिया में। रविंद्रनाथ टैगोर जापान गए हुए थे। विश्वविद्यालय, जो सबसे ऊंचा बड़ा विश्वविद्यालय टोक्यो का, उसमें कार्यक्रम था। पीपल डनट टर्न, लोग आए नहीं, प्रोफेसर भी नहीं आए, बहुत थोड़े से लोग आए। सभागार इससे 8-10 गुना बड़ा था, खाली पड़ा था। तो जब टैगोर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सभागार देखा, आयोजक भी लज्जित थे, पर उनको देखा रास्ते में आते हुए तो बहुत बड़ी चहल पहल थी चारों तरफ उस सभागार के। तो लोग अंदर क्यों नहीं आए? तो इतने में एक भीड़ अंदर आई, 50-100 लोग होंगे, 200 होंगे। उन्होंने कहा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप एक महान विद्वान हैं, परंतु हमारे सामने संकट खड़ा है। जिस देश की विद्वत्ता इतनी महान हो, जिसके देश के अंदर इतने बड़े महापुरुषों की श्रृंखलाएं हों, जो दुनिया में विश्व गुरु कहलाया, सोने की चिड़िया कहलाया, वो देश आज गुलाम है। एक गुलाम विद्वान की बात सुनकर हम क्या करेंगे? आपके पास इतना सब कुछ है तो भी आप गुलाम हैं। हमारे पास इतना सब कुछ नहीं है, पर हम स्वतंत्र तो हैं। स्वतंत्रता से बड़ी कोई चीज ना थी, ना है, ना हो सकती है। इसलिए सुभाष बाबू ने जो नारा लगाया था, नारा ये लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। उन्होंने ये नहीं कहा था तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान दूंगा। ये भी नहीं कहा था तुम मुझे खून दो बदले में रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। लोकमान्य तिलक ने भी नारा यही लगाया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नहीं नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते हैं श्रम करने से रोजगार मिलता है, रोटी कपड़ा मकान मिलता है, पर श्रम करने से स्वतंत्रता नहीं मिलती है और स्वतंत्रता की रक्षा भी नहीं होती है। स्वतंत्रता की रक्षा और स्वतंत्रता की उपासना तो रक्त से होती है, इसके अतिरिक्त किसी चीज से नहीं होती। इस समय सीमा पर जो फौजी खड़ा है
अगर वो ये सोच ले कि मैं अपना रक्त क्यों बहाऊंगा, मुझे भी जीने का अधिकार है, बीवी बच्चों के साथ रहने का अधिकार है, और वो सीमा छोड़कर आ जाए तो ये गोष्ठी हो सकती है? नहीं हो सकती। हम सब स्वतंत्र नहीं होंगे, गुलाम 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 होंगे। स्वतंत्रता हमेशा रक्त से सींची जाती है, रोजगार हमेशा श्रम से सींचा जाता है। ये समझना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूस आदमी बड़ा बेवकूफ़ और निकम्मा होता है। इसलिए इसको समझना, इसलिए मैं व्यक्ति की परिभाषाएं कर रहा हूँ अलग अलग प्रकार से घटनाएं सुनाकर। व्यक्ति कैसा होना चाहिए जिससे राष्ट्र बनता है। एक भिखारी है और एक मैं और आप है, और एक बहुत करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पता नहीं कितने बड़ा है। आप ईमानदारी से पूछो कि अच्छा कौन है और दानदाता कौन है, और दान का रिटर्न कौन करता है। एक सेठ आदमी है, जाता है 100 रुपये 50 रुपये भीख में दे देता है। और कभी कभी तो एक और तमाशा होता है, वो जाता है थोड़ा पुराना कपड़ा जो वो पहनने लायक नहीं समझता, वो देता है, समझता है मैंने बड़ा दान किया है। मालूम नहीं उससे स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा, पर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा घोर नर्क मिलेगा, क्योंकि वो ईमानदारी से बेईमान है। पर गरीब को देखिए साहब, कितना बढ़िया आदमी है। आप उसको थोड़ी ताज़ी रोटी, थोड़ी सी इज्जत करके कुछ दे दीजिए, सिक्का 10-5 का, वो उसकी एक विशेषता है कि तुरंत भगवान की तरफ मुंह करता है, कहता है महारानी प्रभु साहब और मेम साहब बहुत अच्छे हैं। गरीबों का करते हैं, और 10 बार भगवान को अपील करता है कि बहुत अच्छे हैं, तुम इन पर अपनी आशीर्वाद बरसा कर रखना। और भगवान ने गलती से एक बार भी तथास्तु कह दिया, मेरा और आपका तो बेड़ा पार हो ही गया। आप अपने सगे बेटे को, उसने 50 मांगे और 25 दीजिए, कहेगा माँ बाप बड़े कंजूस हैं। आपने कभी किसी बेटे को पैसा मिलने पर भगवान को फरियाद करते देखा है? आप में से किसी ने फरियाद किया कि मम्मी पापा बड़े अच्छे हैं, इनके रोजगार खूब बढ़ाना? नहीं करेगा, पर गरीब करेगा। गरीब की फरियाद से मुझे और आपको पुण्य मिलता है, मेरे और आपके देने से उसको सिर्फ रोटी मिलती है। तो स्वर्ग का रास्ता पुण्य में से है कि रोटी में से? इसलिए कहा गया, हे इंसान, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, उसकी मदद कर। यह तेरा पुण्य कमाने का रास्ता है। अब हम सोचें, बासी दे दिया, झूठा दे दिया, पुराना दे दिया, कंजूसी में आकर छोटा सिक्का दे दिया और हमें पुण्य मिल जाएगा? बड़ा मुश्किल धंधा है। इन्वेस्ट मोर यू विल गेट मोर। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही तो रिटर्न मिलेगा ना। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही छोटी है तो पुण्य बड़ा कैसे हो जाएगा? इसलिए जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, उस पर हमेशा ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ताकि इतने पुण्य से लदे हुए जाओ कि भगवान जी को कोई वेटिंग रखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप पहुँचे यमराज जी के, जा नालायक स्वर्ग में, तो इतना पुण्य कमा कर आया है। फरियाद नहीं करनी पड़े, अपील दलील नहीं करनी पड़े। ऐसे व्यक्तियों से राष्ट्र बनता है। मुझे एक बार प्रारंभ में 2006-07 की घटना होगी, काशी विद्वत परिषद ने बुलाया। दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल पीठ है, केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की। अब उन्होंने क्यों बुलाया ये तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा कि बरा मेरा क्या काम था इसमें? हम तो दुनिया के किसी विद्वान में गिने नहीं जाते।
तो मैंने उनको कहा था, ध्यान रखिए, जिस आदमी ने छुआछूत को धर्म माना उसका आज तक दुनिया में कोई स्मारक नहीं है, उसका ग्रंथ भी नहीं है, उसकी कथाएं भी नहीं है, उसकी कहानियां भी नहीं सुनाई जाती हैं। कहाँ है मालूम नहीं, ढूंढना पड़ता है। और जिसने छुआछूत को अधर्म मानकर इस अधर्म से इंसान को और देश को मुक्त करने के लिए काम किया, वो राम थे कि कृष्ण थे, बुद्ध थे कि महावीर थे, नानक थे कि रविदास थे, वाल्मीकि थे कि मीरा थी, तुलसी थे, शंकराचार्य थे, उन सब के तीर्थ भी हैं, स्मारक भी हैं। छुआछूत मानने वाले किसी विद्वान का आप में से किसी के घर में फोटो है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप सब जानते हैं ये पापी है। फिर आप छुआछूत मानते कैसे हैं? और जिन्होंने छुआछूत बंधन से मुक्त मानवता के लिए कार्य किया, उन सबको महापुरुष मानकर फोटो रखते कि नहीं घर में? फोटो उसकी रखते हैं जो छुआछूत मुक्ति का उदाहरण है, और चलते हैं छुआछूत पर। तो यमराज जी क्या फैसला करेंगे, नरक का कि स्वर्ग का? भारत इन कैंसरों से आज युक्त है। अब इन कैंसरों से मुक्त होना ही होगा और करना ही होगा। हम उस चीज के रास्ते के रास्ते हैं। हमने 1953 से पहले एक नारा लगाया था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, थोड़ा बहुत नहीं पूरे का पूरा है। आखिरकार 70 साल बाद हमने अपने उस संकल्प को पूरा जी लिया कि नहीं जी लिया? मुझे सिख समाज के लोग मिलने आए थे। मैंने कहा आप रोज़ अरदास करते आ रहे हैं, जो बिछुड़ गए, चले गए, बिगड़ गए, रहे ही नहीं हैं, हमसे दूर हो गए हैं, उन सारे गुरुद्वारों को, गुरु घरों को लेना है। तो मैंने कहा हमने तो 70 साल पहले एक संकल्प किया था, वो पूरा कर लिया, आप कब पूरा करोगे? वो ननकाना साहब और लाहौर कब लोगे? पर एक कसर बच गई। अब राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ना है तो 9 अगस्त आएगी क्विट इंडिया मूवमेंट, 15 अगस्त भी आएगी, आज़ादी के 75वें वर्ष की वर्षगांठ शुरू होगी। एक रविवार और चले जाओ आगे, 22 अगस्त तक। क्या हम सब मिलकर ये तय कर सकते हैं इन 15 दिनों में कुछ नहीं काम करना? नौजवान की फितरत में कार्यक्रम, उसको को गोष्ठी सुन, घड़ों पानी पड़ जाएगा। इसलिए कभी कभी कहते हैं एक भाषण के बजाय 100 बर्तन मंजवा लो तो नौजवान मान देगा, और उसको को एक भाषण सुन 1 घंटे भर का, तो इतनी गालियां देगा मन के अंदर कि ये वक्ता चला ही जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं है आपने नहीं दी होंगे और हमने नहीं दी होंगी, बहुत कठिन काम है। क्योंकि यूथ का मतलब मैन विद एक्शन, मैन फॉर एक्शन, मैन इन एक्शन, मैन बाय एक्शन, जो कृति में विश्वास करता है। अब हमारे देश का कैलाश मानसरोवर चीन ने कब्जे में कर लिया है। पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान खाली नहीं कर रहा, और 47 से पहले तो कराची और लाहौर भी अपना ही था। आज नहीं है, ये एक सच है। अगर वो ये नारा लगाता है कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो मुझे और आपको ये नारा लगाने में क्या संकोच है, कराची लाहौर के बिना हिंदुस्तान। तिब्बत हड़प लिया, कैलाश मानसरोवर कब्जा कर लिया, हिमालय में बढ़ता आ रहा है।
तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि चीन कैलाश मानसरोवर खाली करो, ना तुम्हारा ना तुम्हारे बाप दादाओं का, हमारा और हमारे बाप दादाओं का। ये कहने में क्या तकलीफ है? फौजी सीमा पर लड़ेगा और हम देश के मनोबल को तो तैयार करें, उस नौजवान और बच्चे में उमंग तो आए। घर का छोटा बच्चा भी भारत माता की जय बोले, वो हमेशा पिज़्ज़ा बर्गर की बात ना बोले, पिज़्ज़ा बर्गर भी खाए, पर उसको भारत माता की जय बोलने का, जय हिंद करने का भी तो आदत बननी चाहिए। बड़े के पैर छुए, खिलाइए आप उसको, आइसक्रीम खिलाइए, टॉफ़ी खिलाइए, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाइए, पर भारत माता की जय तो बुलवाइए उससे। अगर ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, वो एक दिन आपको भी दुत्कार देगा बुढ़ापे में आकर, क्योंकि उसने बड़ों का होना सीखा ही नहीं। जब बड़ों का होना सीखा नहीं तो कैसे करेगा जब जवान होगा? तो इसलिए ये व्यक्ति बनता है तो राष्ट्र को महान करता है, और जब राष्ट्र महान होता है तो व्यक्ति का सम्मान अपने आप दुनिया में निश्चित होता है। चीन के फाइयान ने, ह्यूआनसांग ने, आदि मैक्सथनीस ने चीन के बारे में नहीं लिखा लोग घरों को ताला नहीं लगाते। उन्होंने अमेरिका के बारे में भी नहीं लिखा लोग घरों को ताला नहीं लगाते। उसने रूस के बारे में भी नहीं लिखा लोग घरों को ताला नहीं लगाते। उसने जापान और जर्मनी के बारे में भी नहीं लिखा घरों को ताला नहीं लगाते। उसने अरब, मिस्र, यूनान, रोम के बारे में भी नहीं लिखा लोग घरों को ताला नहीं लगाते। मैं और आप उसको मजबूर करने के लिए नहीं थे कि बेटा लिख, नहीं तो गोली मार देंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से लिखा, सच लिखा। हिंदुस्तान अजीब मुल्क है जहाँ लोग घरों को ताला नहीं लगाते। और आज क्या हालत है? घर के अंदर ताला है, बाहर, फिर घर के कमरों को ताला है, फिर हर अटैची और संदूक को ताला है, फिर अलमारी को ताला है, अलमारी के अंदर लॉकर को ताला है। तब भी मन डरा रहता है कि कहीं आएंगे तो क्या मिलेगा। ताले से ताले में, और घर के वही 5 लोग तो रह रहे हैं, उनको भी भरोसा नहीं है। उसको लगता है कहीं ताला खुला रह गया तो नौजवान लड़का कहीं ऐसा न किसी लड़की के चक्कर में आए, पैसे ही लेके भागे। जो देश कभी ऐसा था, उसका आदमी ऐसा था कि घरों को ताला नहीं था, आज वो तालों में जिंदा रहता है। तो इसलिए राष्ट्र विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। आज कोई हमें विश्व गुरु कहने के लिए तैयार ही नहीं है। ये ठीक है कि हमारी पोजीशन दुनिया में कोई नहीं ले सकेगा कभी भी, वो हमारी ही रहेगी। हम इस लायक रहे तो, नहीं रहे तो। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे, दूसरा कोई नहीं बन सकता। किसी की हिम्मत है खड़ा होकर कह दे कि टुडेज विश्व गुरु इज अमेरिका, जापान, जर्मनी? है किसी की हिम्मत? उन लोगों में हिम्मत नहीं तो बाकी कैसे कर लेंगे? पर मुझे और आपको कहते ना, हम थे, आज नहीं है। ये कहाँ लिखा? कल नहीं हो सकते। 2020 चीन ने जैविक हथियार बनाया, कोरोना। इट इज नॉट वायरस फ्रॉम नेचर बाय नेचर इन नेचर। यह एक जैविक हथियार था, चीन ने मानव जाति के विरुद्ध इस्तेमाल किया। लाखों मरे, करोड़ों में संक्रमित हुआ। और 2020 के 12 महीने में जब दवाई नहीं निकली थी, ना रेमडेसिविर आया था, ना कोई टेबलेट थी, ना कोई वैक्सीन था, सारी दुनिया की मानवता की रक्षा किसने की? भारत ने की ना। भारत ने 130 से अधिक देशों को सब तरह की औषधियाँ, आयुर्वेदिक होंगी, यूनानी होंगी, होम्योपैथी होंगी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा होगी, सब सप्लाई किया ना। और जैसे ही दवाई आई और फिर से एक वेव आई 2.5 महीने की, हाहाकार मच गया। 2020 का भारत सेवा युक्त भारत था
और 2021 का भारत काला बाजार युक्त भारत हो गया। मोते 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 असहाय अब हो गया। दुनिया के देशों ने हमें भयग्रस्त भी किया, भ्रमित भी किया और अपराध में भी ढकेल दिया। और 2020 में हम दुनिया के सबसे सेवाभावी देश थे और 2021 में हम अपराध वाला हिंदुस्तान हो गए। आधा हिंदुस्तान सेवा में था, आधा हिंदुस्तान लूटने में था। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है ना सबने। क्यों, किस लिए? आदमी को कहा लॉकडाउन, घर में चला जा, पर्यावरण सुधर गया कि नहीं सुधर गया? आदमी को कहा अनलॉक, घर से बाहर आ, प्रदूषण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कसूरवार कौन है? इसलिए मैं कहा करता हूँ, सफाई करो ना करो, तय कर लो गंदा नहीं करूँगा। क्यों? वायदा हो सकता है तो दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, पंक्ति शब्द बोलना, मैं गंदा नहीं करूँगा। भारत माता की फिल्मी गाना है दोस्तों, वायदा किया तो सॉरी सर से काम नहीं चलेगा। ये लव अफेयर नहीं है लड़के लड़के का, ये भगवान जी से वायदा है, देश से वायदा है। सोचे कि सॉरी करके गुजारा कर लेंगे, नहीं चलेगा, पाप लग जाएगा। तो इसलिए इसको जीना। और 9 से 24 अगस्त के बीच में चीन का और पाकिस्तान का पुतला जलाएंगे। नारा कौन सा लगाना, क्योंकि नारा नहीं लगाया तो जवानी चमकती नहीं है। भाषण बुद्धिजीवियों का काम है, नारा लगाकर मुट्ठी भींचकर दूसरे को चुनौती देना और उससे भिड़ जाना, इसको जवानी कहते हैं। तो मैं कहूँगा उनका नारा कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, हमारा नारा लाहौर कराची के बिना, फिर आप बोलेंगे हिंदुस्तान। इतनी जोर से बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि लाहौर को सुन जाए, या पड़ोस में भी नहीं सुनेगा? तो मर्दों वाली जवान निकालना दोस्तों। अब आपने सबने सर्टिफिकेट ले लिया है कि हम सब नौजवान हैं, तो फिर ढिलाई विलाई नहीं चलेगी। ढिलाई की तो मार खानी पड़ेगी। उनका नारा कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, हमारा नारा कराची लाहौर के बिना कराची लाहौर के बिना कराची लाहौर के बिना तो इसलिए इसको करना। और प्रश्न है कि हम यहाँ सारी माइनॉरिटीज़ को इज्जत दे रहे हैं, पाकिस्तान में जिन माइनॉरिटीज़ पर जुल्म है उनको नागरिकता देना चाहते हैं, और यहाँ की माइनॉरिटी चाहती हैं पाकिस्तान में उन पर जुल्म होते रहे। इसलिए आप कह रहे हैं सीए लाओ, माइनॉरिटी को पाकिस्तान में बचाओ। वो कह रहे हैं कि नहीं, सीए रोक दो और पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर जुल्म होने दो। इतना ही तो अंतर है। whom we have to stand। पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर जुल्म है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, सीए लाओगे तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर जुल्म खत्म हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएंगे, इज्जत से रह सकेंगे, नागरिकता मिलेगी, फल फूल सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सालों पर जुल्म हो। तो कहाँ खड़े होना? इसलिए प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम बनना, यानी व्यक्ति निर्माण। इसलिए जो सीए के समर्थन में है वो चाहते हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर जुल्म खत्म हो, और वो कहते हैं कि भारत माइनॉरिटी के लिए सबसे सुरक्षित देश है, सम्मानित देश है। और जो सीए के विरोधी हैं वो चाहते हैं
कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हो और भारत जिन पर जुल्म हो रहे हैं उनको शरणागति ना दे। आपको कौन सा भारत चाहिए? माइनॉरिटीज़ के को संरक्षण देने वाला भारत चाहिए कि माइनॉरिटीज़ पर पाकिस्तान में जुल्म होते हुए रोने वाला भारत चाहिए? तो समझाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझाएंगे तो समझ में आएगा। मैंने पिछले 18-20 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 17 साल के रहा। आतंकियों ने मेरा 3 बार अपहरण करने की कोशिश की, निकम्मे थे, फेल हो गए, इसलिए मैं बच गया। एक बार तो लगभग मैं ग्रिप में ही था। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि मैंने बहुत मेहनत की, बड़े रिस्क लिए, बड़ी मुसीबतें उठाई, कोई ख़ास बात नहीं, पर मैं मिशन के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया, ये खास बात है। तो इसलिए राष्ट्र बनाना है तो व्यक्ति को ऐसे गढ़ना पड़ता है और बनना पड़ता है। कुछ स्वयं से करता है, कुछ माता पिता करते हैं, कुछ मास्टर करते हैं, कुछ समाज करता है। जाति के नेता को कोई फुर्सत नहीं है वो आपको एक अच्छा राजपूत बनाए, वो आपको एक अच्छा राजभर बनाए, वो आपको एक अच्छा बनिया ब्राह्मण बनाए, वो आपको एक अच्छा विश्वकर्मा अम्बेडकरवादी बनाए। उसको यह है कि आपके रगों में वो खून भड़का दिया जाए जिससे आप जाति कट्टरता के हिंसक बन जाएं और भारत भूल जाएं। परंतु आज राजनीति में ये ना करो तो वोट खिसक जाता है, इसलिए ना चाहते हुए भी नेता को ये धंधा करना पड़ता है। इसलिए दूसरे को लगता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, पर वो मजहब भड़का कर ही वोट लेता है। जब तक मजहबी और जातिगत राजनीति चलेगी तो अच्छे लोगों को भी ये धंधा करना पड़ता रहेगा। परंतु आखिरकार है तो गलत मार्ग, परंतु अगर इस पर नहीं चले तो हारने वाले को कोई पूछता नहीं है। जय जयकार तो जीत वाले की होती है, इसलिए आपको जीत तो हासिल करनी ही पड़ेगी। पर इस बात के लिए कि आगे इन बीमारियों से मुक्त भारत को, भारतीय को और भारतीयता को करेंगे। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी को और हिंदुस्तानियत को इससे मुक्त करेंगे। अच्छा आदमी और जीता नहीं तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता। और कभी कभी तो नालायक कितना भी हो, जीत गया तो आप फूलमाला तो डालेंगे और नारा भी लगाएंगे। फिर ओवैसी का भी नारा लग जाता है। मालूम है क्या है? इसलिए कहते हैं हार का कोई नहीं, जीत के सब सगे। इसलिए जीतना तो चाहिए ही। आप में से अधिकांश को मैं बैठे बैठे देख रहा था तो ये लग रहा था यूपी ब्रांड है मैक्सिमम। क्यों, ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। कम विद विक्ट्री, नेवर गोज विद डिफीट। खेल खेलो, कुछ भी करो, जीतने के लिए करो, दूसरे के हराने के लिए नहीं करो। आप दूसरे को हराओगे तो गलत रास्ते पर चले जाओगे, और अपने जीतने के लिए करोगे तो दूसरा अपने आप हार जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म लेता है और आगे बढ़ता है हमेशा विक्टोरियस होने के लिए, जीतने के लिए। आप चाहे खेल के मैदान में उतरो, चाहे पढ़ाई के मैदान में, चाहे व्यापार के, चाहे नौकरी के, चाहे राजनीति के लिए, बी विक्टोरियस, हमेशा जीतने के लिए करो। क्यों, पक्का है? हैं? गड़बड़ तो नहीं कर लोगे? तो इसलिए इसको करना।
इसको कहते हैं कि आदमी खरा है, निग्गर है, सोने का, माल 24 कैरेट का है, मिलावटी नहीं है, रोल्ड गोल्ड नहीं है। गोल्ड यानी गोल्ड है। इस पुस्तक में ऐसे कुछ संस्मरणों से उन्होंने कही हैं। मैंने उनके संस्मरणों को इसलिए चोरी नहीं किया तो आप मुझे कह देते कि इंद्रेश जी तो नकल मार हैं। इसलिए जिन चीज़ों को उन्होंने उद्धृत करने की कोशिश की, ये मुझे मालूम नहीं मैंने उनको फिनिश किया कि गड़बड़ किया, परंतु उसी में से कुछ चीज़ों को व्यक्ति कैसा हो जिससे राष्ट्र बनता है, उसको मैंने अपने ढंग से उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम जब 1970 में इंजीनियर बनकर निकले तो विदाई कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर और प्रिंसिपल आए थे। उन्होंने हम सब छात्रों से पूछा था, 8-10 दिन बाद पेपर होने वाले थे, फिर हम सब चले जाएंगे अपने अपने घरों पर, अपनी डिग्री विग्री लेने आना होगा तो आएंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इंस्टीट्यूशन की। तो उन्होंने पूछा था कि अच्छा ये बताओ नकल में और शोध में अंतर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बोलने लगे, 10-15 मिनट सेशन चला, नकल और शोध। तो उन्होंने कंक्लूड किया, एक किताब की नकल मारो तो नकल है, 10 किताब की नकल मारो अकल से और 11वीं लिख दो तो शोध है। तो आप अरविंद जी के लिए इस बात के लिए पक्की तालियां बजा दीजिए, उनकी कई किताबों की नकल मारकर 11वीं किताब नहीं लिखी गई है, अकल से ही किताब लिखी है। इसलिए बिब्लोग्राफी नहीं है। नकल मारी होती तो बिब्लोग्राफी बहुत बड़ी बन जाती है कि इतनी किताबों से नकल मारी। मेरे पास 10,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी होगी, खरीदी तो मैंने उसमें से 100 भी मुश्किल से, और बिल्कुल 20, 25, 30 ग्राम से लेकर ऐसी 30-40 पेज की लेकर 5-6 किलो तक की किताब है। हमारे आदिश अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी पर इंटरनेशनल बुक लिखी है, 5 किलो 100 ग्राम की है। जब हम उसका लोकार्पण करने के लिए 12-13 देशों के एम्बेसडर और 7-8 हम लोग थे, मैं मुख्य अतिथि था, वो हमने जैसे किताब उठाई हमें लगा कि अगर 2 मिनट इसने और रोक लिया तो हाथ लटक जाएंगे नीचे से, और 6-7 एम्बेसडर के तो हाथ झूल ही गए। किताब पकड़े रखना 5 किलो की कोई आसान काम नहीं है, और सबको पता होता है किताब कोई नहीं ऐसी है, पकड़ के कर देंगे। तो मैक्सिमम के पीछे बिब्लोग्राफी है कि इतनी पुस्तकों की नकल मारी है। भारत ने कहा था ज्ञान तप से हो और अनुभव से हो, नकल से नहीं हो। इसलिए हम विश्व गुरु कहलाए। तो ऐसे थे, फिर से ऐसा होना है। इसके लिए भगवान ने जन्म दिया है और इसी के लिए जिएंगे भी, और इसी के लिए समाज को तैयार भी करेंगे। इसलिए नाचिए भी, गाइए भी, खुशियाँ भी मनाइए, खाइए पिए भी, परंतु एक नारा जन जन में, घर घर में, बच्चे बच्चे में होगा, जिएंगे देश के लिए, पढ़ेंगे देश के लिए, करेंगे देश के लिए, कमाएंगे देश के लिए, एक दिन मरेंगे भी। जब हम अपने देश की भूख मिटाने में लगेंगे तो मेरी और आपकी तो भूख उसमें मिटी जाएगी। जब मैं और आप अपने देश को कपड़ा पहनाने में लगेंगे तो हम तो कपड़े पहने वो हो ही जाएंगे। जब मैं और आप छत वाले बनेंगे तो अपने देश को, जब उनको छत वाला बनाएंगे तो मेरी और आपकी छत तो सुरक्षित हो ही जाएगी। जब हम उनको पढ़ाएंगे तो मैं और आप पढ़े लिखे हो ही जाएंगे। जब हम बहू बेटी की इज्जत लूटने नहीं देंगे तो इस देश के अंदर बहू बेटी की इज्जत लूटने वाला नौजवान घर में पैदा ही नहीं होगा। तो इसलिए डू फॉर द सोसाइटी एंड नेशन,
और आपका भी फ़ोटो घर में लगाने की हमारी इच्छा हो कि साहब आपका भी फ़ोटो घर में लगा लें, बस इतना ही करना है। आपकी फ़ोटो बाकी हम लगा लेंगे, चिंता मत करें। पर आप कहें कि हम ये नहीं करेंगे और फ़ोटो लगा लो, तो जैसे हनुमान जी और गणपति के सामने जाकर कहते हैं ना कि इस बार फर्स्ट डिवीज़न दे दे, मेरिट दे दे, अगली बार का प्रसाद 11 रुपये, मेरिट दे दे तो 101 रुपया, और नहीं दे तो कहते भगवान जी किस काम के, उधारी रख लेंगे, जब दे देंगे फिर चढ़ा देंगे। तो भगवान जी भी अंग्रेजी में बोलते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प, जो स्वयं अपना श्रम करते हैं और मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद। तो हनुमान जी भी कहते हैं देख बेटा, पढ़ना याद करना और लिखना तो तुझे पड़ेगा, गारंटी है तुझे मेरिट में मैं भेज दूंगा, पर तू पढ़े भी नहीं, लिखे भी, याद भी नहीं करे और लिखे भी नहीं, और कहे कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न या मेरिट दे दे। कहता है गॉड हेल्प्स दोस, इतना तो अपने को करना ही होगा। ऐसा बनेंगे और बनाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। तालियां बजाने में आप कंजूस नहीं हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक आभार माननीय इंद्रेश जी। बचपन से आपको सुनते आए हैं और जब भी आपको सुनते हैं आपको सुनने की इच्छा हमारी और बलवती हो जाती है। आप पूरे समाज का प्रबोधन करते हैं। हमारा सौभाग्य कि आज आपको हमने यहाँ सुना। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। प्रभात प्रकाशन सचमुच गौरवान्वित है, अभिभूत है आपके आगमन से। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आशीष चौबे जी को आमंत्रित करता हूं, वे आएँ, सब अभ्यागतों के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करें। आइए आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभात जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय राष्ट्रीय स्वयं संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी, संत कबीर नगर से लोकप्रिय सांसद बड़े भाई प्रवीण निषाद जी, इस पुस्तक के लेखक अरविंद जी, इस प्रांगण में दूर दूर से चलकर आए अधिवक्ता साथी, श्रोतागण एवं मीडिया के बंधुओं, आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का योगदान अतुलनीय है। इसके लिए हम सभी आयोजक मंडल की तरफ से हृदय से कृतज्ञता जाहिर करता हूं एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए और इस पुस्तक के बारे में जाना, सुना और समझा। कार्यक्रम के आखिरी में आपको इस प्रांगण के बाहर एक एक पुस्तक फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। उसे अवश्य लें और अपने जीवन में उस पुस्तक का अनुसरण करें। कार्यक्रम के अंत में जलपान की भी व्यवस्था है, अतः आप लोग जलपान लेकर ही जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और अपना अमूल्य समय दिए। जय हिंद, जय भारत। कोई
खास लोग विदाउट